हेलो एवरीवन, हम लोग जो है पॉलिटी का टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारा एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसी क्वेश्चन के आसपास आपका क्वेश्चन फ्रेम होगा एग्जाम में, या नहीं तो सेम टू सेम इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और लास्ट में आप हमको कमेंट में ये भी बताइएगा कि 100 में से कितना का आंसर आपको एग्जैक्टली पता था और कितना का आंसर आपको नहीं मालूम था। ठीक। अच्छा, एक और बात, अगर आपको ऑडियो का इशू लगता है या फिर लो वॉइस देखने को मिलता है तो आप जो है ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जो है सारा क्वेश्चंस देखते हैं और उसका एक पॉसिबल आंसर जो भी हमारा है उसको हम लोग देखते हैं। और ये वीडियो लेक्चर उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जिसने कि पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसको लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है। ठीक है। तो रिवीजन पर्पज से ये हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहला सवाल क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। केम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल राइट्स है? 6, 7, 8, 9। तो हमारे संविधान में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सर 6 हो जाएगा। कौन कौन सा 6 फंडामेंटल राइट्स है सर? तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट में हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो ये टोटल 6 हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछने का चांस रहता है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए? ठीक है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? इसका मिनिमम एज होना चाहिए 30। ठीक। अगला सवाल क्या कहता है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट। तो इसका जो आंसर, सही आंसर है वो क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अगला सवाल क्या कहता है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? तो राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने वाला आर्टिकल है 14 से 18। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को कहा जाता है सर? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिलता भी है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के तहत आता है? ठीक ना, तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या कहता है, डीपीएसपी आर इंक्लूडेड इन। डीपीएसपी कहाँ इंक्लूड किया गया है? डीपीएसपी जो है इंक्लूड किया गया है किसमें सर? डीपीएसपी आर इंक्लूडेड इन, तो ये पार्ट 2 में इंक्लूड किया गया। डीपीएसपी किस में इंक्लूड किया गया? पार्ट 2 में। तो इसका सही आंसर क्या? सॉरी सॉरी, पार्ट 2 में नहीं, डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया। बोलने मिस्टेक हो गया। डीपीएसपी हमारा जो किसमें इंक्लूड किया गया? पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 4 हो जाएगा। ये रहा आपका डीपीएसपी, और किस में क्या है नहीं है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 1 हमारा क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी है। ठीक है। और ये रहा आपका पार्ट 4, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी जो है डीपीएसपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने पार्ट 2 बोल दिया था गलती से। पार्ट 2 में हमारा क्या आता है? सिटीजनशिप आता है। पार्ट 3 में हमारा क्या आता है? फंडामेंटल राइट आता है। 4 में हमारा डीपीएसपी आता है। ठीक है। 4A में हमारा क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। 5 में यूनियन गवर्नमेंट आता है। तो इस तरीके से आपको सारा पार्ट याद होना चाहिए, किस पार्ट में क्या आता है, किस में कितना तक आर्टिकल्स है। समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाई। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके द्वारा ऐड किया गया था? ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा ऐड हुआ है वो हमारा 42वां अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। ठीक है।
42nd अमेंडमेंट हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो अगर आप अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो आपको 42nd अमेंडमेंट जरूर पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है। देखिए 42nd अमेंडमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट को ही क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है सर, अगला सवाल हमारा कहता है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका संख्या कितना है, तो हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। बात समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कौन कौन सा ड्यूटीज आइए आपको हम दिखाते हैं। तो हमारे पास ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है सर, ठीक है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, मतलब ये जो ड्यूटी हम 11 लिखे हुए शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा अलग अलग सोर्स पे। चलिए, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 51A के अंदर आता है। बात समझ में आ गई। चलिए ये सब चीज आप याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है इंडिया इज ए, इंडिया कैसा स्टेट है, फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट है, फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स, किस तरह का स्टेट है इंडिया भाई। तो हमारा इंडिया जो है फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स वाला स्टेट है, ठीक है। फेडरल तो है ही, साथ में यहाँ पे क्या है सर, यूनिटरी फीचर्स है इसमें। बात समझ में आ रही है, हमारा पावर बटा हुआ है लेकिन मेन कंट्रोल किसके हाथ में, यूनियन के हाथ में। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रपोजल ऑफ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली किसके प्रपोजल में बना था। बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो कैबिनेट मिशन के तहत बना गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके तहत बना था, कैबिनेट मिशन के तहत बनाया गया था। Who was the president of the constituent assembly, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है भैया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता है। इससे आसान कोई सवाल नहीं भाई, इसको अगर आंसर, इसका आंसर आपको नहीं मालूम मतलब कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। द पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश से लिया गया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा किस देश से लिया गया सर, यूके के द्वारा लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। द फेडरल सिस्टम वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम, फेडरल जो है हमारा कहाँ से इंस्पायर हुआ है, तो ये हमारा कनाडा से इंस्पायर हुआ है सर। फेडरल सिस्टम किससे इंस्पायर हो गया है, कनाडा से इंस्पायर हो गया है। विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से कौन सा आर्टिकल डील कर, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है सर, हमारा आर्टिकल 61 है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अगर कहेगा, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो हमारा आर्टिकल है सर, वो आर्टिकल 61 है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है सर, पीपुल डायरेक्टली नहीं भैया, इंडिया में तो कभी नहीं होता है। लोकसभा से इलेक्ट होता है, नहीं सर। पार्लियामेंट से नहीं सर, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज। अगला सवाल क्या है, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होता है, तो ये तो बच्चा वाला सवाल है सर, अब 3-4 के बच्चे से पूछेगा तो बता देगा 5 साल के लिए होता है। चलिए अगला सवाल क्या, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। ये बहुत ट्रिकी सवाल है और ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिकी जैसा लगता है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको ट्रिकी लग सकता है। ये एग्जाम में भी ये एज ए ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है सर, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होगा सर, राज्यसभा भी नहीं होगा। अब सवाल यहाँ पे क्या है, लोकसभा होगा, प्रेसिडेंट होगा, तो लोकसभा अपॉइंट नहीं करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, मनी बिल्स कब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सर। मनी बिल्स जो है हमारा किससे रिलेटेड डील करता है सर, ये लोकसभा का चीज है। हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड कौन करता है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा।
द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम, प्रियम्बल का जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया था? यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस नहीं, यहाँ ये किससे लिया गया था? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा प्रियम्बल दिखता कैसे है। ठीक ना। तो ये हमारा प्रियम्बल है सर, इसमें हमारा कुछ वर्ड्स है जिससे ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सबसे हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है सर। ये प्रियम्बल हमारा ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है? मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, हमारा जो है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने का मिनिमम एज क्या है सर? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कितना साल होना चाहिए उम्र बताइए? राज्यसभा का आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। लोकसभा का मेंबर बनने का क्या एज होगा? 21 साल नहीं सर, 30 साल। ये तो राज्यसभा के लिए होता है। 35 साल नहीं सर, 25 साल इसके लिए उम्र होना चाहिए। मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए। अगला सवाल क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट किसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है? लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, किसका एक्स चेयरमैन है सर? तो वाइस प्रेसिडेंट का जैसे बात किया जाएगा, आपको क्या याद रखना है? राज्यसभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला सवाल क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी। फाइनेंस कमीशन कितना साल पे अपॉइंट होता है? तो फाइनेंस कमीशन 5 साल पे अपॉइंट किया जाता है। विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस से कौन सा आर्टिकल डील करता है इसमें से? 125, 153, 356, 370। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 153। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। हमारा पार्लियामेंट में जो सेशन चलता है उसमें दो सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? तो मैक्सिमम गैप सर हमारा 6 महीना का हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हमारा पार्लियामेंट के अंदर जो भी सेशन चलता है, जैसे आप सुनते होंगे मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है, तो इस तरह का जो भी सेशन चलता है तो वो दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ्स। अगला सवाल क्या कहता है? द टर्म सेकुलर, देखिए ये सेकुलर, ठीक है, सोशलिस्ट, ये सब जो है कहां से आ गया? प्रियम्बल से सवाल आ गया है। यहाँ से सवाल आपको हम पहले बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय। टर्म सेकुलर जो है कब ऐड किया गया था प्रियम्बल में? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट पे हमारा सेकुलर, सोशलिस्ट ये सब उसी समय ऐड किया गया, इसको याद रखिएगा। द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ। इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं? तो इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन में कौन कितने लोग होते हैं सर? इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं। कौन कौन से 3 लोग होते हैं सर? तो एक हमारा सर इसका हेड होता है, बाकी 2 ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विच आर्टिकल ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू जेके बिफोर एब्रोगेशन। चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा भी है कि कौन सा आर्टिकल हमारा जेके को स्पेशल स्टेटस देता था सर? आर्टिकल 370। ये कोई भी बता सकता है? ठीक है, आर्टिकल 370 इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर वार हो जाए कर सकते हैं सर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो कर सकते हैं, आर्म्ड रिवेलियन हो जाए तब भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है, तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो नेशनल इमरजेंसी ये तीनों केस में हमारा लग सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अंडर। फाइनेंशियल इमरजेंसी किसके अंडर आता है? आर्टिकल 352, 356, 360, 365। तो आर्टिकल 360 के अंदर आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट्स रूल इज अंडर। प्रेसिडेंट का रूल किस अंडर में आता है? आर्टिकल 352, 56, 360, 365 किसके अंदर आता है बताइए? तो ये हमारा सर 356 के अंडर आता है हमारा। प्रेसिडेंट रूल किसके अंदर आता है सर? आर्टिकल 356 के अंदर आता है। विच अमेंडमेंट लोअर्ड वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कॉमन क्वेश्चन, जो लगता है कि हर एक इंसान को पता ही होगा, तो उस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फ्रेम होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। क्या कर रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है वोटिंग एज को 21 से लेके 18 कर दिया गया? पहले 21 साल के आदमी वोट करते थे, अब 18 साल के आदमी वोट करते हैं। तो ये किस अमेंडमेंट हुआ है? ठीक है, 42, 43, 44, 61। जनरली लोगों को क्या लगता है कि 42 में हुआ होगा, नहीं 42 में नहीं हुआ था, ये 61 में हुआ है।
ठीक है, 42 में हम मानते हैं बहुत सारा संशोधन हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं हुआ था, ये 61 में हुआ है। चलिए, 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? जुडिशियरी? नहीं सर। फंडामेंटल राइट, ये तो शुरू से था। प्रेसिडेंट? नहीं सर। ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? अर्बन लोकल बॉडीज, नेशनल इमरजेंसी, जीएसटी, लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 74th अमेंडमेंट हमारा किससे रिलेटेड है सर? म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? 74th अमेंडमेंट क्या हो जाएगा सर? अर्बन लोकल बॉडीज, जिसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। द नाइन्थ शेड्यूल वाज एडेड बाय, नाइन्थ शेड्यूल कब ऐड किया गया था? ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल हमारा जो है सर, कब ऐड किया गया था? किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ था? तो नाइन्थ शेड्यूल हमारा पहला अमेंडमेंट में ऐड हुआ था सर, यहीं से हमारा अमेंडमेंट सुधार हुआ है, स्टार्ट हुआ था। अमेंडमेंट मतलब क्या हो गया? कानून में संशोधन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को एडिट करना। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज इंक्लूडेड इन, एंटी डिफेक्शन लॉ किस में इंक्लूड किया गया? किस शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है? तो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड किया गया। लैंग्वेज आर लिस्टेड इन, लैंग्वेज हमारा किस में लिस्टेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कहाँ लिस्टेड है सर? 8th शेड्यूल में लिस्टेड है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है सर? 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, आपको एग्जाम में जनरली रिपीट करते रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कौन कौन सा वो लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज। तो ये हमारा 22 लैंग्वेज है। इस सब में से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया इसमें से कौन कौन सा लैंग्वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है सर। ठीक है, तो इसमें से आपको ये 22 नाम याद रखना है। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, नेपाली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, कोंकण, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? 19, 21, 23, 25, कौन सा आर्टिकल देता है सर? तो आर्टिकल 21 हमारा जो है राइट टू लाइफ का गारंटी देता है सर। बात समझ में आ गई? रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस प्रोटेक्ट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो शब्द है रीट, WRIT, रीट, इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो रीट मतलब होता है एक तरह का लीगल ऑर्डर, जो कि हमको ये बताता है कि टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में ये बता। ये हमको क्या बताता है? एक कानूनी कागज है, ये लीगल ऑर्डर है, जो कि हमको बताता है करना है कि नहीं करना है, उसके बारे में ये बताता है। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या प्रोटेक्ट करता है सर? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है सर। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का रिट जो है वो हमको क्या बताता है सर? पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? विच रिट प्रिवेंट्स ए कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा रिट करता है सर? जो भी आपका रिट है ना, रिट से भी क्वेश्चन हमारा बहुत सारा पूछा जाता है, खास करके हैबियस कॉर्पस हो गया, या और भी 2-3 रिट है, तो वो सब आप जो है अच्छे से देख के जाइएगा सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच रिट प्रिवेंट्स ए कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? को वारंट, सॉरी, प्रोहिबिशन। विच रिट मीन्स बाय व्हाट ऑथोरिटी, बाय व्हाट ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? कौन सा रिट का मतलब होता है बाय व्हाट ऑथोरिटी? ये होगा क्यो वारंटो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इन टू बीइंग इन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब आया था सर? कब से सुप्रीम कोर्ट चालू हुआ? 1950 से चालू हुआ सर। चलिए, टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस का टेन्योर क्या होता है? कब रिटायर करते हैं? तो 65 साल में। बात समझ में आ गई? चलिए, अगला सवाल क्या करता है? विच आर्टिकल स्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट, इसमें से कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश करता है? 124, 137, 141, 148। ठीक है, तो 124 आर्टिकल, आर्टिकल 124 सर सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं। PIL जो है
इंट्रोड्यूस किया गया था जस्टिस पीएन भागवती के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जस्टिस पीएन भागवती के द्वारा किया गया था। बात समझ में आ रही है? पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था जस्टिस पीएन भागवती के द्वारा, ठीक है। इसमें कंट्रीब्यूशन था किसका? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का भी कंट्रीब्यूशन था सर। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर का भी कंट्रीब्यूशन था। मेन किसका योगदान है सर? पीएन भागवती का योगदान है, ठीक है। और इनको फादर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है। मेन योगदान किसका है सर? पीएन भागवती का मेन योगदान है। इनको फादर ऑफ पीआईएल भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। फादर ऑफ पीआईएल पीएन भागवती। वी आर कृष्णा अय्यर का भी इसमें योगदान था। तो ऑप्शन में हमारा क्या है ना कि इसमें पीएन भागवती का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ अय्यर का नाम दिया हुआ है, तो इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पीआईएल के फादर कौन कहलाते हैं? पीएन भागवती कहलाते हैं। और पीआईएल में सबसे बड़ा रोल किसका है सर? पीएन भागवती का ही है। वीपी कृष्णा अय्यर जो है इनके सपोर्टर थे, ये भी काफी काम किए, शुरुआत में तो बहुत काम किए हुए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस कृष्णा अय्यर। अगला सवाल क्या कहता है? हु इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो है गार्जियन कौन है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर? नहीं, लोकसभा नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, इसका जिम्मेवार कौन, सॉरी, इसका रखवाली करने वाला मेन गार्जियन कौन है सर? सुप्रीम कोर्ट इसका मेन गार्जियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा। अगला सवाल क्या कहता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन भी है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन क्या है? जीएसटी, जो कि हर किसी को मालूम होगा जीएसटी क्या होता है। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था किस अमेंडमेंट में? ठीक है, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था किस अमेंडमेंट में? 100, 101, 102, 103, ये आप कमेंट में आप हमको बता सकते हैं किस अमेंडमेंट में किया गया था, किसका सरकार था, ठीक है। तो 101वां अमेंडमेंट में जो है, अमेंडमेंट मतलब क्या? कानून में सुधार, कॉन्स्टिट्यूशन को एडिट किया गया, उसमें सुधार किया गया, उसमें कुछ बदलाव लाया गया है, ठीक है। तो 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस वाज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिजर्वेशन हुआ है ये कब आया? ये सब एनडीए सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है उस सब में किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो आया था 98 में नहीं, 100 नहीं सर, 103 में आया है ये। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है 103rd अमेंडमेंट में आया है, ठीक है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल का हुआ घटना है और मोदी सरकार चर्चा में भी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग कैग भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। फुल फॉर्म कहिए जिसको एक्रोनिम कहते हैं, ठीक है। कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जो है कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट कौन करता है सर? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया गया था? देखिए, आप तो जानते हैं मोदी सरकार जो है नाम बदलने में माहिर है, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, उसको रिप्लेस करके जीएसटी काउंसिल, नहीं सर, उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का नाम रिप्लेस करके क्या बनाया गया है? नीति आयोग बनाया गया। आपसे जो है नीति का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है भाई। बताइए नीति का मतलब क्या होता है? नीति मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसका क्या हो गया सर? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो नीति आयोग का जो है नाम, नीति आयोग नाम किसको रिप्लेस करके आया है? प्लानिंग कमीशन का नाम हटा करके नीति आयोग आया है उसके बदले में। इसका फुल फॉर्म आपको बता दिए। अगला सवाल क्या कहता है? विच पार्ट डील्स विद द सिटीजनशिप, कौन सा पार्ट जो सिटीजनशिप से डील करता है? आपको हम स्टार्टिंग में बताए होंगे, ठीक है, जब डीपीएसपी बताए थे। डीपीएसपी तो पार्ट 4 में है सर, ठीक है। तो सिटीजनशिप से डील करने फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में हो जाएगा, सिटीजनशिप किस में हो जाएगा? पार्ट 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? पार्ट 2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया कम्स फ्रॉम, भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप वाला बात आया है ये कहाँ से आया है? ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से आया सर? यूके से आया है। सिंगल सिटीजनशिप का बात कहाँ से आया है? यूके से आया है, ठीक है। चलिए, द यूनियन लिस्ट कंटेंस, यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट है?
ठीक ना। देखो यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट है, आपको हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यूनियन लिस्ट में टोटल कितना सब्जेक्ट है सर? 100 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, इस 100 सब्जेक्ट में अगर पूछा जाए ओरिजिनली कितना है, तो ओरिजिनली 97 है। टोटल 100 सब्जेक्ट है सर, इसमें अगर पूछा जाए ओरिजिनली बताइए कितना है, तो ओरिजिनली सर हमारा कितना है सर? 97 है। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? रेसिड्यूरी पावर्स लाई विथ, रेसिड्यूरी पावर्स कहाँ लाई करता है? स्टेट के पास, दोनों के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, जोनल काउंसिल के पास। रेसिड्यूरी पावर किसके पास लाई करता है सर? ठीक है, तो रेसिड्यूरी पावर हमारा लाई करता है यूनियन गवर्नमेंट के पास। अगला सवाल क्या कहता है? इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय, इलेक्शन डिस्प्यूट जो है कौन डिसाइड करता है? ठीक है, इलेक्शन डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है? लोकसभा बिल्कुल भी नहीं सर, इलेक्शन कमीशन ये भी नहीं। अब हमारे पास दो कोर्ट है, डिस्प्यूट के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। देखिए आपको बताते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का मामला रहा, ठीक है, अगर मामला प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का रहा, अगर मामला प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का रहा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर बाकी के मामला रहा, तो उसमें हम लोग हाई कोर्ट में जाके अपील करते हैं, वहां जाते हैं। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन बाकी केस में हम लोग कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अब दोनों दे दिया है। ठीक ना, तो जनरली हम लोग जो है बाकी इलेक्शन से मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में जनता डायरेक्ट वोट करती नहीं है। ठीक है, तो बाकी इलेक्शन में यहाँ पूछ रहा है, तो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा बनाया है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? द थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम जो है किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया है सर। ठीक है, किसने रिकमेंड किया? बलवंत राय मेहता कमेटी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फंडामेंटल ड्यूटी आया है, ठीक है, ये कब ऐड हुआ था? किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ है सर? तो ये 42वां अमेंडमेंट में हुआ। आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप अमेंडमेंट देख के जाते हैं, 42 सेकंड अमेंडमेंट जरूर देख के जाइएगा। 42वां अमेंडमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को बचाने का जो फंडामेंटल ड्यूटी है कब हुआ है? 42 में लागू हुआ है। विच आर्टिकल डील्स विथ द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल इसमें डील करता है? तो आर्टिकल 49 हो जाएगा ये। विच आर्टिकल डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल इसमें डील करता है? तो आर्टिकल 44 हो जाएगा। देखिए ये बात तो हर किसी को मालूम है कि सर हमारा क्वेश्चन जो है आर्टिकल से भर भर के पूछता है। अगर पॉलिटी का बात है सर, आर्टिकल से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ पार्ट से भी क्वेश्चन पूछता है कि किस पार्ट में कौन सा है। इसके साथ साथ अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में आर्टिकल, पार्ट और अमेंडमेंट, ये तीनों से जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अगर पार्ट पूछे या ना पूछे, लेकिन फिर भी जो है हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन अमेंडमेंट का 100% दिखता है। अगर नहीं दिखता है समझिए पेपर गलत है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है राइट टू प्रॉपर्टी इज नो, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब हर इंसान के पास अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये क्या है सर? फंडामेंटल राइट है, पहले था अब नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पहले था अब नहीं है। अब ये क्या है सर? लीगल राइट है। बात समझ में आ रही है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है सर? लीगल राइट है, इसको आप याद रखिएगा। हु हेड्स द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी को कौन हेड करता है? ठीक है, एनएचआरसी को सर कौन हेड करता है? तो देखिए आपको बताते हैं, एनएचआरसी को हेड करने वाला जो जनरली ऐसा बात है, देखिए एनएचआरसी को जो हेड करेगा, एनएचआरसी एक्ट, एनएचआरसी एक्ट 2019 के अनुसार हमारा जो एनएचआरसी को हेड करेगा वो दो तरह का आदमी हो सकता है। आरटीडी मतलब क्या हो गया? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है,
या नहीं तो दूसरा कौन हो सकता है सर, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। बात समझ में आ रही है। एनएचआरसी को जो हेड करेगा वो दो तरह का आदमी हेड कर सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेड कर सकता है। हु हेड्स द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी को कौन हेड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अभी जो एनएचआरसी का दिसंबर 2004 में चेयरमैन नियुक्त किया गया है, कब नियुक्त किया गया सर, दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में नियुक्त किया गया है सर। और इनका अभी जो प्रेजेंट में चेयरपर्सन है वो कौन है सर, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, अगला सवाल कहता है फाइनेंशियल बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फाइनेंशियल बिल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है सर, तो ये हमारा प्रेसिडेंट नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर नहीं सर, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल किसके द्वारा सर, फाइनेंस मिनिस्टर। विच आर्टिकल डील्स विद द यूनियन बजट, कौन सा आर्टिकल जो है यूनियन बजट के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 112 इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग वाज स्टेब्लिश्ड ऑन, नीति आयोग कब स्टेब्लिश किया गया था सर, तो 1 जनवरी को किया गया था, ये बात तो कंफर्म है। 14, 15, 16, 17 किस साल किया गया है। ठीक है, तो 14 में तो सर सरकार बनवे किया था एनडीए का, और वो भी मई जून में बना था, तो 14 में तो ये हो नहीं सकता है सर। और सबसे पहला काम ये लोग का टारगेट वही था, नीति आयोग बनाना है, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। द अटर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ, ठीक है, अटर्नी जनरल किसका ऑफिस होल्ड करता है सर, प्रेसिडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु कंडक्ट्स इलेक्शंस टू पंचायत, पंचायत में जो इलेक्शन होता है इसको कौन कंडक्ट करता है सर, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको कंडक्ट करता है। इसको कौन कंडक्ट करता है सर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज प्रोपोंडेड इन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है कहाँ पे प्रोपोंड किया गया था। ठीक है, तो केशवानंदन भारती केस में किया गया था। ये केस आपका काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए ये केस काफी इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है। सीट्स रिजर्व फॉर एस सी एस टी इन लोकसभा, जैसा आप सुने होंगे कि हमारा जो है एस सी एस टी का जो सीट होता है वो रिजर्व होता है लोकसभा में। लोकसभा के इलेक्शन में जैसे कि आप देखिएगा बिहार में जो है चिराग पासवान का पार्टी जीत रहे, जीतने का उनका कारण क्या है कि सर लोकसभा में जो एस सी सीट रिजर्व भी है। बात समझ में आ रही है। ऐसे तो उनका फैन फॉलोइंग, उनका अपना एक वोटर बेस है, लेकिन एक कारण ये भी है कि सर एस सी एस टी का जो सीट है वहां से जो कैंडिडेट खड़ा होगा तो एस सी एस टी का खड़ा होगा। तो ये जो हमारा सीट रिजर्व किया गया है लोकसभा में एस सी एस टी के लिए, वो किसके आधार पर रिजर्व किया गया, तो ये हमारा सर लिटरेसी के आधार पर नहीं सर, शिक्षा का तो स्थिति आप जानते ही खराब है, एस सी एस टी का रेशियो नहीं सर, इलेक्शन कमीशन नहीं सर। तो हमारा किसके आधार पे किया गया सर, पॉपुलेशन के आधार पे एस सी एस टी का सीट लोकसभा में रिजर्व किया गया है। किसके आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे। फाइनेंस कमीशन डील्स विद, फाइनेंस कमीशन किससे डील करता है, तो फाइनेंस का रिलेटेड क्या है सर, बजट वजट ये सब बहुत दूर का चीज है। टैक्स से डील करेगा सर, फाइनेंस कमीशन टैक्स से डील करेगा। अगला सवाल क्या, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा बताइए, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्लियामेंट नहीं, कैबिनेट नहीं, प्रेसिडेंट करेंगे इसको नियुक्त। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आप सुनते होंगे कि इसका बेंच ने ये फैसला दिया, इसने वो किया, तो हमारा बताइए सर कि मिनिमम कितना जज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, 3 नहीं सर, 7 बहुत ज्यादा हो जाता है, 9 तो सबसे ज्यादा हो गया, 5 आदमी होना चाहिए सर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को कौन हटा सकता है। आप सुने होंगे कि एक वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे धनखड़ साहब, वो खुद इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन अगर हटाना होगा तो कौन हटाएगा। ठीक है सर, इसको पार्लियामेंट हटा सकता है। यूपीएससी इज मेंशन्ड इन, यूपीएससी जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको कहाँ मेंशन किया गया सर, इसको मेंशन किया गया किस आर्टिकल में, आर्टिकल 315 में इसको
यूपीएससी को मेंशन किया गया है। फाइनेंस कमीशन इज मेंशनड इन, फाइनेंस कमीशन किस में मेंशन किया सर, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में। आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे आर्टिकल से अमेंडमेंट से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है ये। विच कमीशन रिकमेंड द इंटर स्टेट काउंसिल, विच कमीशन रिकमेंड्स द इंटर स्टेट काउंसिल, इसमें से कौन सा कमीशन इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकारिया कमीशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकारिया कमीशन, याद रखिएगा। फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला लोकसभा कब हुआ था। ठीक है, तो ये कब का घटना है सर, पहला वाला 1952 का घटना है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा में जो मैक्सिमम आदमी होते हैं, कितने आदमी होते हैं, तो 550 आदमी होता है सर। लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितना है सर, 550 है। अच्छा, इसमें आपको अगर इस समय बात कर रहे हैं तो आपको देखिए लोकसभा में 550 आदमी है। ठीक है, 550 तो हमारा सर टोटल हो गया। ये 550 में हमारा स्टेट के पास कितना सीट है सर, और यूनियन के पास, यूनियन टेरिटरीज के पास कितना है सर, फ्रॉम स्टेट्स, स्टेट से हमारे पास सर 530 सीट है स्टेट के पास। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के पास, ठीक है, इसमें हमारा कितना सीट है सर, इसमें 20 सीट है। ठीक है, और टोटल कितना अगर सीट है लोकसभा में सर, 550 सीट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 550। अगला सवाल क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है सर, बताइए। तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हमारा कितना है सर, 250 हमारा इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा का। ये सब आप याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये खूब रिपीट करता है। और समझ में आ रही है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा, हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का गार्जियन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सर सीएजी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, सीएजी का आपको फुल फॉर्म हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सर, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्जीक्यूटिव बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, नहीं सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बात समझ में आ रही है। चलिए, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, ओथ मतलब क्या था, शपथ दिलाना, कसम खिलवाना। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाते हैं, ठीक, प्राइम मिनिस्टर नहीं भैया, प्राइम मिनिस्टर तो इससे बहुत छोटा आदमी हो जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलवाते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कसम कौन खिलवाता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को कसम कौन खिलवाता है सर, वाइस प्रेसिडेंट को कौन खिलवाएगा, प्रेसिडेंट खिलवाएगा, और कौन खिलवाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट अंडर, मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, अगर उसको वो रिव्यू करना चाहे तो वो किस आर्टिकल के तहत ये रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर अपना जजमेंट आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू कर सकता है। ये सब आर्टिकल से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हम इसमें डाले हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका रिपीट करने का चांस बहुत ज्यादा है। ये सबको अच्छे से देखिए जाए, ऐसा नहीं कि बस यही सब रिपीट करेगा, इसके अलावा जो भी आर्टिकल है सारा आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है, लेकिन हाँ जो जो कॉमन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। द राइट टू इंफॉर्मेशन जिसको आप आरटीआई कहते हैं, वाज पास्ड इन, आरटीआई कब आया था। ठीक है, तो आरटीआई आया है बाबू हमारा कब, 2005 में आया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, महिला के लिए जो नेशनल कमीशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो 1992 में जो है सरकार ने एस्टेब्लिश किया था। लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट पास्ड इन, ठीक है, लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट कब पास किया गया था, कांग्रेस सरकार में ये पास किया गया सर। इसमें सारा कार्यकाल कांग्रेस सरकार का है, 14 में मोदी जी आए थे, उसके पहले सारा जो है मनमोहन सिंह का कार्यकाल था। तो लोकपाल और लोक आयुक्त कब पास किया गया है, 2013 में पास किया गया है। अगला सवाल क्या कहता है, विच आर्टिकल डील्स विद द स्पीकर्स पावर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, स्पीकर का जो पावर होता है डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का, इसमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है।
ठीक, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 102 और दूसरा सर 103। ये दो आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर 102 और 103 कहता क्या है। तो इसमें 102 हमको क्या बताता है, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताता है। ठीक है, कि आप किस आधार पे किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और 103 हमको क्या बताता है सर, 103 हमको प्रोसेस बताता है। ठीक है, कि हम जो है इसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा, आउटलाइंस द प्रोसेस। और समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है सर, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन 103 है इसमें। इसके लिए मेरे पास जो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा सर, 103 हो जाएगा। अगर 102 रहता तो पहले 102 मारते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के नहीं होने पे राज्यसभा का इंचार्ज। ठीक है, तो डेप्टी चेयरमैन। बात समझ में आ रही है, डेप्टी चेयरमैन। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहाँ लिस्टेड है सर, स्टेट में, यूनियन में, कंकरेंट लिस्ट में, किस में लिस्टेड है सर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो ये हमारा किसी में नहीं है सर। ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहाँ लिस्टेड है सर, एक्सक्लूसिव टू सेंटर, ये सेंटर को पावर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो स्टेट, यूनियन, कंकरेंट ये सब में लिस्टेड नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड अंडर, प्रिवेंटिव डिटेंशन किसके अंदर अलाउ किया गया, आर्टिकल 21, 22, 23, 24 किसके अंडर ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ किया गया है। तो आर्टिकल 22 के अंदर जो है सर प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ किया गया है। मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत के प्रेसिडेंट बनने का मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 25, 30, 35। 25 आप देखे होंगे लोकसभा के लिए होता है, 30 देखे होंगे राज्यसभा के लिए होता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। जोनल काउंसिल्स वेयर इस्टेब्लिश्ड अंडर, ठीक है, जोनल काउंसिल जो है किसके अंडर इस्टेब्लिश किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो है। ठीक है, जब स्टेट को हम लोग रीऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उसी के तहत हमारा जो है जोनल काउंसिल वगैरह बनाया गया था, उसको स्टेब्लिश किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। विच आर्टिकल डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेसिडेंट के पास आप सुने होंगे कि फांसी का सजा माफ करने का पावर है। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल ये प्रावधान देता है सर। ठीक है, पार्डनिंग मतलब क्या होता है, माफ करना। ठीक, तो आर्टिकल 72 होता है सर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या, द टर्म सोशलिस्ट, आपको हम स्टार्टिंग में बोले थे कि हमारा सर प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम स्टार्टिंग में दिखाया था, एक सेकुलर जो है कब अमेंडमेंट में आया था, सोशलिस्ट भी उसी के साथ आया था, जब सेकुलर आया था सोशलिस्ट भी आया था। तो इसका आंसर तो आपको आपको याद हो गया होगा सर, 42वां में आया था सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज, भारत के संविधान में, चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं सर। ठीक है, इतना देर का स्ट्रगल बहुत साथ दिया है। तो भारत के संविधान में कितना आर्टिकल और कितना शेड्यूल है सर। ठीक है, तो इसमें हमारा सर कितना आर्टिकल कितना शेड्यूल है, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल। ठीक, ये कब था, जिस समय आपका संविधान बना था, ये ओरिजिनल टाइम पे यही था सर। ये जो आप देख रहे हैं ना 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, ये ओरिजिनल टाइम पे जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था उस समय था। वर्तमान में सर 448 आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। ठीक है, वर्तमान में सर आपका जो है 448 आर्टिकल है, ठीक ना, और 12 शेड्यूल है। बात समझ में आ रही है? अगर कहीं पे आपको 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल दिख रहा है तो ये कब का बात कर रहा है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था उस समय 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल था। उसके बाद हमारा सर बहुत कुछ ऐड किया गया है, जोड़ घटाव तो आप जानते होते रहता है, अमेंडमेंट जो होते रहता है। तो अमेंडमेंट होने के बाद अभी वर्तमान में सर 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल। तो यहाँ पे सर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर या फिर ये क्वेश्चन चैलेंजिंग सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करते रहना है। बात समझ में आ रही है? देखिए बताइए कितना आंसर आपको आ रहा था, कितना नहीं आ रहा था। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होगा,
ठीक है, हो सकता है कि सर आप जो है गलती से इसका आंसर कुछ और बता दिए, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका सर ये आंसर होगा, ये नहीं, ये आंसर होगा। अच्छा, एक और बात, सबसे अहम मुद्दा आता है सर पीडीएफ। ठीक है, कि ये जो है अगर हम रिवाइज करना चाहें तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमारा ऐप पे मिल जाएगा भैया आपको। पीडीएफ हमारा जो है ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक कहाँ होगा सर? बायो में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल के बायो में मिल जाएगा, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पे लॉगिन कीजिए, फ्री में बहुत सारा वहाँ नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा सर ऐप पे। ठीक ना, तो ऐप पे आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ भी सकते हैं। वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करने का चांस बनता है सर, 100% बनता है। और समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने वही सब क्वेश्चन उठाया जो कि हमारा रिपीट कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारा सर ये अथी खत्म होता है। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए सर, इसको अच्छे से आप देख के जाइए। अब बाकी वीडियो लेक्चर सीरीज भी जरूर देखिएगा।